हेलो स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय गणना की दो विधियां हम पढ़ चुके हैं, आय विधि और मूल्य बढ़ाव विधि, या जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कह सकते हैं, या उत्पादन विधि। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि मूल्य बढ़ाव विधि या वैल्यू एडेड मेथड से संबंधित कुछ सावधानियां, यानी प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। किस प्रकार की सावधानियां हमें रखनी होंगी? हमें पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को मूल्य में या मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं करना है। यानी वैल्यू एडेड मेथड से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें पुरानी वस्तुओं की क्रय विक्रय को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं करेंगे। मूल्य वृद्धि को उत्पादन के मूल्य के समान नहीं माना जाना चाहिए। उत्पादन का मूल्य वास्तव में मूल्य वृद्धि तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य के जोड़ के बराबर होता है। मूल्य वृद्धि अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य का प्रभाव है। सेकंड जो प्रिकॉशन होगा कि पुरानी वस्तुओं के व्यापारियों की जो दलाली या कमीशन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाएगा। आप समझ रहे हैं, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय के मूल्य को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन पुरानी वस्तुओं के व्यापारियों की दलाली या कमीशन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। तीसरा प्रिकॉशन रहेगा कि सभी उत्पादक उद्यमों द्वारा किए गए स्वलेखा उत्पादन को मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। यानी कि जो अपने उद्योग में ही काम में आने वाली वस्तुओं का भी यदि उत्पादन कर रहा है तो उसमें होने वाली मूल्य वृद्धि को शामिल किया जाएगा। जैसे कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है या फर्म है जो कि 4 व्हीलर बनाती है, 3 व्हीलर बनाती है, यदि यह फर्म अपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है कोई व्हीकल, उसका टायर भी बनाती है, ट्यूब भी बनाती है, या उसमें काम में आने वाली कोई मशीनरी खुद ही बना रही हैं, तो उसका भी मूल्य वृद्धि में मूल्य शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ वन है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है। स्व उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य शामिल किया जाए। इसे आप एक उदाहरण से देख सकते हैं, जैसे किसान द्वारा जो गेहूँ उत्पादित किया जा रहा है या कोई भी फसल उत्पादित की जा रही है, जितना वो बेच लेता है उसे तो हम शामिल करते ही हैं, लेकिन साथ ही यदि वह उसका कुछ भाग अपने उपभोग के लिए बचा देता है या रख लेता है तो इसे इसके जो इम्प्यूटेड यानी जो हम एस्टिमेटेड वैल्यू है उसे भी मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हों उनका भी आरोपित किराया, बच्चों आरोपित किराए को हम इम्प्यूटेड रेंट भी कहते हैं, इसे भी शामिल किया जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना में। नेक्स्ट है, स्व उपभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इसकी गणना करना संभव नहीं है। यानी कि एक डॉक्टर जब अपना स्वयं का इलाज करे या परिवार वालों का इलाज करे, इसी प्रकार से एक अध्यापक है जो घर पर ही अपने बच्चों को पढ़ाए, तो इन्हें हम मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, सरकारी क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि केवल कर्मचारियों की पारिश्रमिक के बराबर होती है। ये क्या है? इसका कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र में लगान तथा ब्याज संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं तथा सरकारी क्षेत्र में लाभ उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जो कुछ उत्पादन किया जाता है वह सामूहिक उपभोग के लिए होता है तथा उसकी बाजार में बिक्री नहीं की जा सकती। तो ये थे कुछ प्रिकॉशंस जो कि हमें उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये जो दोहरी गणना की समस्या है ये भी मूल्य वृद्धि या मूल्य बढ़ाव विधि में ही देखी जा सकती है। पहले हम देखेंगे कि ये दोहरी गणना है क्या। दोहरी गणना से अभिप्राय किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक बार से अधिक करना। इसका कारण यह है कि यद्यपि उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, परंतु प्रत्येक उद्यम की दृष्टि से
उसके द्वारा की गई बिक्री अंतिम वस्तुओं सेवाओं की बिक्री ही है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि एक किसान 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करता है और इसे एक आटा मिल को बेचता है। जहाँ तक किसान का संबंध है, उसके लिए गेहूं की बिक्री अंतिम वस्तु की बिक्री है। मान लीजिए किसान गेहूं बेचकर 400 रुपये प्राप्त करता है तथा उसका गेहूं के उत्पादन पर कोई खर्च नहीं होता है। इस प्रकार किसान ने 400 रुपये के मूल्य का योगदान किया है। लेकिन आटा मिल के लिए गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है। वह गेहूं को मैदे में परिवर्तित करता है, उसे बेकरी वाले को 600 रुपीज़ यानी 600 रुपये में बेच देता है। तो आटा मिल मैदा का उत्पादन अंतिम उत्पाद मानेगा, लेकिन बेकरी वाला उसे मध्यवर्ती वस्तु मानेगा तथा उसका प्रयोग वह ब्रेड बनाने के लिए करेगा। अब बेकरी वाला ब्रेड दुकानदार को 800 रुपये में बेचेगा, तो बेकरी वाले के लिए डबल रोटी या जो ब्रेड है वो अंतिम वस्तु हो गई, लेकिन दुकानदार के लिए मध्यवर्ती वस्तु है। मान लीजिए कि दुकानदार ब्रेड को अंतिम उपभोक्ता को 900 रुपये में बेच देता है। तो जहाँ तक किसान, आटा मिल, बेकरी वाले तथा दुकानदार का प्रश्न है, उनके उत्पादन का मूल्य 400 + 600 + 800 + 900 = 2700 होगा। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक उत्पादक जो वस्तु बेचता है वह उसे अंतिम वस्तु मानता है। उसकी इस मान्यता में कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि उसका इससे कोई संबंध नहीं है कि जो वस्तु वो बेचता है उसके बेचने के बाद वो किस प्रकार उसका प्रयोग किया जाएगा। इससे उस वस्तु को बनाने वाले का कोई सरोकार नहीं है, वह उसके लिए अंतिम वस्तु है। लेकिन हम जानते हैं कि मैदे के मूल्य में गेहूं का मूल्य शामिल है, ब्रेड के मूल्य में गेहूं और मैदे दोनों का मूल्य शामिल है। इसी प्रकार से गेहूं का मूल्य तथा आटा मिल की सेवाओं का मूल्य शामिल है। अंत में दुकानदार द्वारा बेची गई ब्रेड के मूल्य में गेहूं का मूल्य, आटे का मूल्य, बेकरी वालों की सेवाओं का मूल्य सभी कुछ शामिल है। इस प्रकार गेहूं के मूल्य की 4 बार गणना हो गई, यानी कि गेहूं का मूल्य मैदे में भी शामिल है, बेकरी की सेवाओं के बीच में भी शामिल है, ब्रेड बनने से पहले भी शामिल है। तो इस और किसान के लिए वो अंतिम वस्तु थी। इस प्रकार गेहूं की गणना 4 बार, मैदे की गणना 3 बार, मिल की सेवाओं की गणना 2 बार, इस प्रकार बेकरी की सेवाओं की गणना 2 बार की जाएगी। एक वस्तु के मूल्य की गणना जब एक बार से अधिक होती है तो उसे दोहरी गणना कहते हैं। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पाद में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोहरी गणना की समस्या क्या है। बार बार उस वस्तु के मूल्य को जोड़ा जा रहा है, तो जो राष्ट्रीय आय अगर कैलकुलेट कर सामने आएगी वो अनावश्यक रूप से अननेसेसरी हमें बढ़ी हुई नज़र आएगी। अब हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका पढ़ेंगे कि इस दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचा जाए। हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचने के हमारे पास 2 उपाय हैं। पहली विधि है अंतिम उत्पाद विधि। इसे हम फाइनल आउटपुट मेथड भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसे? फाइनल आउटपुट मेथड या अंतिम उत्पाद विधि। इस विधि के अनुसार दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है, केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही जोड़ा जाता है। इसके लिए आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं। फॉर्मूला किस प्रकार से होगा? अंतिम वस्तुओं का मूल्य इक्वल उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। जैसे मान लीजिए कि अंतिम वस्तु जब वो होलसेलर से रिटेलर के पास जाती है तो ब्रेड की जो प्राइस है वो 2700 बता दी गई है, 2700 रुपये, और मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य 1800। तो 2700 माइनस 1800, उत्पादन का मूल्य उत्पादन का मूल्य कितना है? उत्पादन का मूल्य 2700 और मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य 1800, तो इक्वल कितना हो जाएगा? 900। 2700 माइनस 1800 इक्वल 900। अब हम देखेंगे कि इसी प्रकार से जो दूसरा मेथड है वो होगा मूल्य वृद्धि विधि। इसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं।
मूल्य वृद्धि से अभिप्राय है कि उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक फर्म द्वारा वस्तु के मूल्य में कितना मूल्य जोड़ा गया है। मूल्य वृद्धि की गणना करने के लिए किसी उत्पादन के मूल्य में से उसकी लागत को घटा दिया जाए, अर्थात उस फर्म ने जितनी लागत की मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग किया है उस लागत को उस वस्तु के उत्पादन के मूल्य में से घटा दिया जाता है। जैसे किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि को जोड़कर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, घरेलू उत्पादन। तो आप समझ सकते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड के लिए क्या करना होगा हमें। जैसे मान लीजिए गेहूं का मूल्य 400 रुपये, मैदे का मूल्य 600 रुपीज़। तो मैदा बनाने वाली जो फर्म है उसके लिए गेहूं लागत हो गई और गेहूं का मूल्य कितना है, 400 रुपये। तो लागत कितनी है, मध्यवर्ती वस्तु कौन सी हो गई, गेहूं, उसकी लागत 400 रुपये। तो 600 रुपये का जो मैदा तैयार हुआ है उसमें से हमें 400 माइनस कर देने हैं। 600 माइनस 400 इक्वल 200। तो ये जो 200 रुपये होंगे वो मैदा बनाने वाली जो फर्म है उसमें मूल्य बढ़ाव कहलाएगा। इसी प्रकार से ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने मैदा ख़रीदा 600 में और जब वो ब्रेड बना ली गई हो तो उसका मूल्य हो गया 800। तो 800 माइनस 600 अगेन 200। तो ये जो ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री है उसके लिए मैदा क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु की लागत कितनी है, 600 और ब्रेड का मूल्य कितना, 800। तो 800 माइनस 600, तो मध्यवर्ती वस्तु की लागत को हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक फर्म द्वारा वस्तु के मूल्य में कितना मूल्य जोड़ा गया है उसे ही हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। और उत्पादन ये कैसे करेंगे, हम उत्पादन के मूल्य में से उसकी लागत को घटाकर ऐसा कर पाएंगे हम।